हेलो गाइस, जैसा कि आपने वीडियो का थंबनेल देखा होगा, आज का अपना टॉपिक रहने वाला है अणुसंख्यक गुणधर्म कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में अपन इस लेक्चर्स में डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को पता है, इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में अपन पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर क्लास 12th केमिस्ट्री का। तो जो आपका विलियन चैप्टर है, उस विलियन चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन अब अपन पढ़ने वाले हैं। ये आरबीएससी बोर्ड के अकॉर्डिंग, सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ से न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशंस आपके काम के हैं। तो बोर्ड में ये मान के चलो कि 3 से 4 नंबर के क्वेश्चंस इस अणुसंख्यक गुणधर्म से आने के चांस होते हैं। जो इससे पहले आपने कवर किया है वो कभी भी ना कभी आपने पढ़ा है। तो स्पेशल पोर्शन, जो मुख्य भाग बोल सकते हैं अपन विलियन चैप्टर का, जो आज अपन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जो अणुसंख्यक गुणधर्म है, क्या होते हैं, इसका क्या काम है, क्यों पढ़ते हैं, ये सब चीज़ अपन जानने वाले हैं। और कितने प्रकार के अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं वो सारे अपन डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, 1 by 1 करके। तो अपन स्टार्ट करते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। अपना टॉपिक रहने वाला है आज का अणुसंख्यक गुणधर्म। आपको क्या करना है कि बस ईमानदारी से सीखने और समझ के सीखने पे ध्यान देना है, ठीक है। इस लेक्चर्स में बस आप अपनी ईमानदारी ये दिखाना कि जो भी टॉपिक, जो भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ उस पर ध्यान होना चाहिए आपका, क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका अणुसंख्यक गुणधर्म, ठीक है। अणुसंख्यक गुणधर्म, इसका नाम इंग्लिश में बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ये अणुसंख्यक गुणधर्म है। ये अपन को पढ़ने हैं, किसके बारे में पढ़ने हैं, ये विलियन की प्रॉपर्टी होती है, विलियन के अणुसंख्यक गुणधर्म। अब क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं, तो फर्स्टली देखो अपन जानते हैं अणुसंख्या। कहीं ना कहीं देखो इसके शब्दों को ही तोड़ो आप और उसका मीनिंग समझने की कोशिश करो। अणुसंख्या मतलब अणुओं की संख्या पे निर्भर करने वाले गुण। अगर इस शब्द को अपन ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं और उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं, अणु मतलब कण हो चुके हैं, संख्या पर निर्भर करने वाले गुण। और फिर भी किसकी संख्या पे ये क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म, उसको यहाँ पे देखो। इसमें आप लिख सकते हो, विलियन चैप्टर है अपना, तो विलियन के वे गुण जो विलय के कणों की संख्या पर, विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं अपन, अणुसंख्यक गुणधर्म बोलते हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। एक बार अपन इसको रीड कर लेते हैं, तुम भी ध्यान देना। विलयन के वे गुण जो विलय के कणों की संख्या पे, आपको ध्यान रखना है, विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म। ध्यान देना, इसमें अपन ने क्या लिखा है यहाँ पे, फोर्स देके थोड़ा सा ठीक तरीके से ध्यान देना, विलय के कणों की संख्या पे। अब ध्यान दो, केवल कणों की संख्या पे निर्भर करेंगे तो अपन एक पॉइंट लिख सकते हैं, ये गुण, कोई स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ जाए, ये गुणधर्म या ये गुण केवल विलय की कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि विलय की प्रकृति। मतलब नेचर कैसा है ये ध्यान रखना। देखो, केवल विलय के कणों की संख्या पे डिपेंड करेंगे, उसकी प्रकृति कैसी भी हो, नेचर में वो कैसा भी हो, उस पर डिपेंड ये नहीं करेंगे। एक और पॉइंट आप ध्यान रखा, अणुसंख्यक गुणधर्म के बारे में, जो विलय अपन काम में लेंगे वो कैसा होगा, अवाष्पशील विलय।
अब अपन बात करते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं, ये ध्यान देना 12th के हिसाब से कितने होते हैं, ये आपके सिलेबस में 4 दे रखे हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? अणुसंख्या गुणधर्म कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, जो अपन को पढ़ना है 1 बाई 1 करके। चारों ही इंपॉर्टेंट है। वो कौन कौन से हैं? देखो, फर्स्ट अपन को पढ़ना है वाष्प दाब का आपेक्षित अवनमन। फर्स्ट क्या होगा? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, RLVP के नाम से भी जानते हैं, RLVP, वाष्प दाब का आपेक्षित अवनमन। सेकंड है आपका क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन, या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हो क्वथनांक का उन्नयन। थर्ड अपन को पढ़ना है हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन, या फिर सीधा भी लिख सकते हो हिमांक अवनमन। क्या पढ़ना है? हिमांक अवनमन। फोर्थ और लास्ट रहेगा आपका परासरण दाब, परासरण दाब। ये अपन को क्या करने हैं? डिस्कस करने हैं। 4 अणुसंख्या गुणधर्म पढ़ेंगे अपन, उसमें पहला पढ़ना है वाष्प दाब का आपेक्षित अवनमन। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं वाष्प दाब का आपेक्षित अवनमन। आप चाहो तो इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वाष्प दाब का आपेक्षित अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, इसको RLVP बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। RLVP के नाम से भी आपको इसको ध्यान रखना है। जैसा कि आप इसके देखो, जो अपन ने लिखे हैं पॉइंट्स, इनको ही आप समझो। वाष्प दाब अपन ने पढ़ ही लिया है क्या होता है, और तभी मैं बोलता था कि वाष्प दाब आगे चल के काम आएगा। तो वाष्प दाब का आपको आइडिया, आपेक्षित का मतलब है रिलेटिव, पहले कितना था बाद में कितना होगा, इसको रिलेट करते हैं। अवनमन का मतलब कहीं ना कहीं कमी है, कमी होना। अवनमन शब्द का मतलब क्या है कि उसकी वैल्यू में क्या होना? कमी होना। तो माइंड में ये होना चाहिए, जब भी वाष्प दाब का आपेक्षित अवनमन आए तो कहीं ना कहीं तुलनात्मक रूप से वाष्प दाब में क्या होगी? कमी होगी। अब कैसे क्या होता है? देखो, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाला कारक अपन ने डिस्कस किया था। वहाँ पे मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया था कि अवाष्पशील विलय युक्त, जो अवाष्पशील विलय पदार्थ अगर आप विलायक में मिलाते हो और विलयन बन जाएगा तो उसके वाष्प दाब में क्या आती है? कमी आती है। और एक पॉइंट पढ़ा था अपन ने, अन्य पदार्थों की उपस्थिति प्रभावित करने वाले कारक में, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक में अपन ने डिस्कस किया था अन्य पदार्थों की उपस्थिति। तो अवाष्पशील, जो अवाष्पशील पदार्थ अगर विलायक में आप मिला रहे हो तो उसके वाष्प दाब में क्या आती थी? कमी आती थी। तो बस उसी पॉइंट पे आधारित है। देखो, शुद्ध विलायक में अपन यहाँ पे लिख सकते हैं, किसी शुद्ध विलायक में, किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील, अवाष्पशील, शुद्ध विलायक में अवाष्पशील, अवाष्पशील या ठोस भी लिख सकते हो ना, अवाष्पशील विलेय पदार्थ, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर उसके वाष्प दाब, उसके वाष्प दाब में होने वाली, वाष्प दाब में, यहाँ से लिख दो, वाष्प दाब में कमी होती है, वाष्प दाब में कमी होती है। जब भी आप क्या करोगे, कोई आपका शुद्ध विलायक है, जैसे प्योर पानी ही मान लो, वो विलायक है, उसमें आप क्या मिला रहे हो? अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला रहे हो, तो उसके वाष्प दाब में क्या आती है? कमी आती है। क्या आती है? कमी आती है। तो वो पॉइंट मैंने लिख दिया, क्या आती है? वाष्प दाब में कमी। वाष्प दाब में होने
होने वाली कमी को वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, क्या कहते हैं? वाष्प दाब का अवनमन या फिर वाष्प दाब अवनमन। यहाँ पे ध्यान दो, अभी अपन ने ये नहीं लिखा है, वाष्प दाब का आपेक्षित अवनमन डिस्कस नहीं किया है। और अणु संख्या गुणधर्म में कौन आता है? वाष्प दाब का आपेक्षित अवनमन। यहाँ पे क्या लिखा है? अभी केवल वाष्प दाब का अवनमन या फिर वाष्प दाब अवनमन। तो ये आपका कहीं पूछ ले, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन बना के उसमें लिख दे वाष्प दाब का अवनमन या वाष्प दाब अवनमन। अणु संख्या गुणधर्म है तो ये अणु संख्या गुणधर्म नहीं है। आपेक्षित अवनमन क्या है? आपका अणु संख्या गुणधर्म। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसको क्या बोलते हैं? वाष्प दाब अवनमन। अब देखो ये अवनमन कितना होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए अपन ये मान सकते हैं कि माना विलायक का शुद्ध अवस्था में, जब प्योर विलायक है आपका, विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, देखो दाब को अपन P से दिखा रहे हैं, वाष्प दाब को तो शुद्ध अवस्था में नोट लगा देते हैं। तो अब हम बात करेंगे विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, तो उसको क्या बोलेंगे? P नोट। ऐसे ही अपन बात करें अवाष्पशील, विलय मिला दिया ना विलायक में, उसके बाद में अवाष्पशील विलयुक्त, अवाष्पशील विलयुक्त विलयन का वाष्प दाब, इसको अपन मान लेते हैं अवाष्पशील विलयुक्त विलयन का वाष्प दाब। मतलब अपन ने क्या किया था? शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय पदार्थ मिला दिया था तो विलयन बन चुका था। उसको इस लैंग्वेज में लिख सकते हैं अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब, और उसको सिंपल क्या मान लिया है अपन ने? P मान लिया है। अब वाष्प दाब अवनमन, ये क्या है आपका? वाष्प दाब अवनमन। वाष्प दाब अवनमन मतलब कितनी कमी हो रही है? वाष्प दाब अवनमन मतलब विलायक में विलय मिलाने पर कितनी कमी आई, उसको अपन डेल P, ये डेल अंतर को दर्शा रहा है, और डेल P ये हो सकता है भाई शुद्ध विलायक का कितना था, ज़्यादा किसका होगा, ये आप खुद लॉजिक लगाओ, ज़्यादा किसका होगा। जैसे यहाँ पे मैं एक कंटेनर बना लूँ, ये कंटेनर है, इसमें मैं शुद्ध विलायक जो आपका पानी ही मान के चल रहा हूँ, ये है पानी ही मान के चल रहा हूँ। अब मैं इसमें अवाष्पशील विलय मिला देता हूँ, अवाष्पशील विलय जैसे नमक ही मान लो आप, ये मिला दिया तो पानी के वाष्प दाब में क्या आती है? कमी आती है। ये अवाष्पशील विलय मिलाने से जो शुद्ध विलायक था उसके वाष्प दाब में कमी आएगी, मतलब पहले ज़्यादा था और मिलाने के बाद में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उसका कारण भी मैंने बताया था, जैसे नमक के मॉलिक्यूल्स कहाँ जाते हैं? इसके बीच में आ जाते हैं, और अब अपन इसको हीट करते हैं तो ये विलायक के कण जब बाहर निकलने की कोशिश करते हैं टेम्परेचर पाके और वाष्प में परिवर्तित होने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये अवाष्पशील विलय के कणों से क्या करते हैं? टकरा जाते हैं, और टकरा के अपनी जो गतिज ऊर्जा इनको मिली है किससे? हीट से, उष्मा से, उसको लूज कर देते हैं। तो इनको ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, मतलब टेम्परेचर क्या देना पड़ेगा? ज़्यादा ताप पे जाके ये वाष्प में कन्वर्ट होते हैं। जब इसमें नमक मिला देते हैं या अवाष्पशील विलय पदार्थ अपन मिला देते हैं, नॉर्मल होता तो वो यहाँ पे कोलिजन नहीं करते और आसानी से बाहर निकल जाते, वाष्पित हो जाते। तो ध्यान दो, शुद्ध विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब ज़्यादा होता है ना, तो P नोट माइनस अपन P लिख सकते हैं। ये क्या है आपका? केवल और केवल क्या है? वाष्प दाब अवनमन या वाष्प दाब का अवनमन, ऐसे निकालेंगे। अब बात करते हैं अपन को तो पढ़ना क्या है? वाष्प दाब का आपेक्षित अवनमन पढ़ना है। तो आपेक्षित अवनमन क्या होता है उसको भी जान लो। आपेक्षित मतलब रिलेट करते हैं, तो अनुपात आएगा। देखो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं, यहाँ पे अनुपात में क्या लिखेंगे? जो क्या है ये ऐसा लिख सकते हैं, वाष्प दाब अवनमन, वाष्प दाब अवनमन एवं वाष्प दाब अवनमन एवं शुद्ध विलायक, वाष्प दाब अवनमन एवं शुद्ध विलायक के अनुपात, वाष्प दाब अवनमन एवं शुद्ध विलायक के वाष्प दाब, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अनुपात, का अनुपात वाष्प दाब का
आपेक्षित अवनमन कहलाता है। का अनुपात वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षित अवनमन कहलाता है। ये ध्यान रखना है, ये आपका क्या है, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो दोनों शब्दों का मतलब जाना है, एक तो वाष्प दाब का अवनमन और दूसरा क्या है, वाष्प दाब का आपेक्षित अवनमन। रिलेट कर दिया ना अपन ने, देखो रिलेट कर दिया भाई, कितना अवनमन हुआ और पहले कितना था, तो दोनों में अपन ने अनुपात या रेशियो लिख दिया। तो ध्यान रखना है, ये आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। अब देखो इसी पॉइंट को अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, वाष्प दाब का आपेक्षित अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, RLVP बोल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, जो कितना कम हुआ वाष्प दाब अवनमन और शुद्ध अवस्था में जो आपका क्या था, विलायक का वाष्प दाब, तो उसके अनुपात को अपन ने क्या बोल दिया है, वाष्प दाब का आपेक्षित अवनमन। इसी को देखो अपन ऐसा भी लिख सकते हैं ना, तुम बस थोड़ा सा ध्यान देना, P0 माइनस P अपॉन P0, क्योंकि देखो यहाँ पे डेल P क्या है, आपका अंतर है किनका, शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब माइनस अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब। तो ऐसा भी लिख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं देखो एक फॉर्मेट बन चुका है आपका, ये फॉर्मेट आपका क्या बन चुका है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, और ये क्या है आपका एक अणुसंख्या गुणधर्म। तो बेसिक फॉर्मूला अपना ड्राइव हो चुका है, बस अब इसमें थोड़े बहुत अपन चेंजेस करते चलेंगे और आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आगे चल के जो इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे अपन इसको कन्वर्ट कर लेंगे। एक्चुअल मीनिंग आपको पता चल गया होगा। अब देखो आगे अपन बात करते हैं अवाष्पशील विलय युक्त विलयन, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब पढ़ा होगा, या इस पे अपन ने राउल्ट का नियम डिस्कस किया था, क्योंकि राउल्ट के नियम की दो कंडीशन पड़ी थी इससे पहले, जो 2 से 3 लेक्चर्स पहले लेक्चर्स में अपन ने कवर किया है राउल्ट का नियम। अब राउल्ट के नियम को किस पे लगाएंगे अपन, राउल्ट के नियम को किस पे लगाएंगे, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए। तो अपन लिख सकते हैं अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट नियम या राउल्ट नियम के अनुसार क्या बात करेंगे, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट नियम। ये आपने पढ़ रखा होगा, उसमें अपन ने क्या बोला था, ऐसा कोई विलयन बना हुआ है जिसमें क्या है, अवाष्पशील विलय पदार्थ, तो उसका वाष्प दाब केवल और केवल किस पे डिपेंड करता है, विलायक के मोल अंश पे निर्भर करता है, उसके समानुपाती होता है। ये बात थी, क्योंकि जो आपका विलय है वो अवाष्पशील है, उसकी वाष्प बनेगी ही नहीं, तो उसका वाष्प दाब भी क्या होता है, शून्य होता है। ये वहाँ पे अपन ने पढ़ा था। तो इनके लिए अपन लिख सकते हैं क्या है, आपका जो वाष्प दाब है विलयन का वो समानुपाती किसके होगा, उसके मोल अंश। अब बचा क्या है इसमें, विलायक, तो विलायक पे ही निर्भर करेगा, तो ए लिख सकते हो विलायक को। तो इसी को आगे चल के अपन समानुपाती के साइन को हटाने के लिए एक कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, वो शुद्ध अवस्था में उसका वाष्प दाब। तो यहाँ पे एक्स ए लिख सकते हो, ए जिसको नहीं पता है उसको विलायक है यहाँ पे ए। तो ये क्या है आपका अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट्स नियम। तो ये क्यों पढ़ रहे हैं अपन, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो ये पी अपन को कैलकुलेट करना है, और वो कैलकुलेट करने के लिए राउल्ट ने नियम दिया था, तो अपन ये कैलकुलेट कर लेंगे। ऐसा कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल्स में आपका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब मिलेगा और मोल अंश मिल जाएगा। मोल अंश वो डायरेक्टली भी दे सकता है और इनडायरेक्टली भी दे सकता है। तो अब अपन इससे आगे चलते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब अपन इससे आगे चलते हैं, ये अपन ने देख लिया है। तो अब आ गया हो इसमें कुछ अपन देखते हैं। तो ये अपन ने जान लिया है अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए। अब इस P की वैल्यू को अपन यहाँ रखने की कोशिश करेंगे। देखो अपन ऐसा लिख सकते हैं ना, ये हो सकता है P0 माइनस P अपॉन क्या हो जाएगा P। मैं ये वैल्यू ना लिख के ये लिख रहा हूँ, ठीक है, ऐसा हो सकता है। इसको बराबर में मैं ऐसा लिख सकता हूँ P0, और यहाँ पे जो ये P है ये क्या है, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब, और वो राउल्ट के अनुसार अपन ने कैलकुलेट कर लिया है। तो P0 x a लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, क्या था ये P0, ये आपका क्या है P0।
अब आप इसको और सिंपलीफाई कर सकते हो। अब देखो मैं यहाँ पे इसको पी नोट से पी नोट को कैंसिल किया और यहाँ पे देखो दोनों वैल्यूज़ के बटा में है ये, इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो दोनों साइड पी नोट है, तो इससे ये भी कट जाएगा। मैं सिंपलीफाई कर रहा हूँ इसको, तो ये मैंने किया। अब इस पी नोट से इसको कट किया तो यहाँ पे 1 बचेगा, ऐसा लिख सकता हूँ पी नोट माइनस पी अपॉन पी, और यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका 1। इसको इससे कैंसिल किया तो 1 बचा, माइनस इसको इससे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे भी 1 आएगा और एक्स ए आएगा, एक्स ए। अब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही बात है, तो ये लिख सकते हैं अपन। तो यहाँ तक अपन लिख चुके हैं, क्या गया है आपका एक्स ए। इसके बाद में देखो आगे इसको और चेंज करते हैं। ये तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, अब सामने वाला भी जानता है। क्या है देखो, यहाँ पे अपन ने ये पढ़ा था ना, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या होता है 1। अरे किसी भी विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मूल अंशों का योग क्या होता है, 1 होता है। बस इसी को रीअरेंज करके क्या लिख रखा है उसने, ऐसा लिख सकते थे अपन एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स ए, यही तो है। यहीं से एक उधर भेज दो, तो देखो कहीं ना कहीं अपन इसकी जगह 1 माइनस एक्स ए की जगह ये लिख सकते हैं। तो इसको मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पे देखो, पी नोट माइनस पी अपॉन पी, अपॉन क्या गया है पी, बराबर हो जाएगा आपका, बराबर क्या हो जाएगा एक्स बी। ये आपका स्टेटमेंट थोड़ा कम का है। देखो ये क्या बोल रहा है, इससे क्या इंडिकेट हो रहा है वो आपको दिख रहा होगा। ये वाली पूरी टर्म क्या है, पी नोट माइनस पी अपॉन पी, ये क्या है वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। वो किसके बराबर है, विलय के मूल अंश के। अब विलय के मूल अंश क्यों अपन ने कन्वर्ट किया इसको यहाँ तक, क्योंकि अपन उसमें क्या मिला रहे हैं, अवाष्पशील विलय पदार्थ मिला रहे हैं। तो कितना मिलाएंगे वो इस पे डिपेंड करेगा। देखो वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन विलय के मूल अंश के बराबर होता है। अगर ये जितना ज़्यादा आप उसमें मिलाते जाओगे, ये जितना ज़्यादा मिलाओगे तो अवनमन भी कितना आएगा, उतना ही ज़्यादा। जैसे विलय पदार्थ, अरे अवाष्पशील विलय पदार्थ जैसे अपन मिलाएंगे, पानी में नमक घोलते जा रहे हैं, तो उसमें जो वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन है वो कहीं ना कहीं उसकी मूल अंश पे निर्भर करेगा। नहीं तो अपन इतना भी रख सकते थे, चेंज क्यों किया, क्योंकि अपन को विलय तक लेके जाना था। तो इसी बात को आप ऐसा लिख सकते हैं ना, इधर देखो ऐसा लिख सकते हैं, अतः वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मूल अंश के बराबर होता है। ये स्टेटमेंट अपन इसको देख के लिख सकते हैं। अब आगे चल के इसको और अपन मॉडिफाई करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी अपन को सोल्व करने होंगे। डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स की लैंग्वेज उस फॉर्मूले पे लग जाए। तो इसको देखो अपन को बी मोल अंश निकालने हैं, तो इसके लिए जो आपका विलयन है तो अपन लिख सकते हैं विलय के मोलों की संख्या। विलयन में विलय के मोल क्या है आपके NB, तथा विलायक के मोल कितने हैं, तथा विलायक के मोल अपन मान लेते हैं Na। तो मोल अंश तो अपन ये निकाल सकते हैं XB निकालना आपने पढ़ लिया है। मोल अंश कैसे निकालते हैं, विलयन में उपस्थित जिस अवयव का निकालना है उसके मोल बटा कुल मोल। तो इसका निकालना है अपन को, तो NB विलय के मोल अपोन कुल मोल, और कुल मोल क्या हो जाएंगे, विलय और विलायक, ये हो गया। तो अब देखो XB को अपन रिप्लेस कर सकते हैं इससे, तो ये क्या हो जाएगा आपका P नोट माइनस P अपॉन P, और यहाँ पे लिख सकते हैं NB अपॉन NB प्लस NA, इतना लिख सकते हैं। अब इससे आगे चल के इसको और अपन क्या कर सकते हैं, सोल्व आउट कर सकते हैं। अब देखो सोल्व कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं वो बातें वैलिड है, तभी अपन वो लिख रहे हैं। यहाँ तक आ चुका है। इसके बाद में देखो अपन ने पढ़ा था कि राउल्ट का नियम होता है, तनु विलयन के लिए अप्लाई होता है, तनु विलयन के लिए। अब तनु विलयन क्या होता है उसको जान लो। ऐसा विलयन जिसमें विलायक की तुलना में विलय की मात्रा क्या होती है, कम होती है। और आप भी नॉर्मली ध्यान देना, जैसे पानी में अपन नमक घोल रहे हैं तो एक लिमिट तक आप उसमें नमक घोलोगे ना, तभी उसके वाष्प दाब में अवनमन देखने को मिलेगा। पानी आपका कम है, नमक बहुत ज़्यादा घोल दिया, तो वो एक आपका उस पर वैलिड नहीं रहेगा। ये बातें अणु संख्या गुणधर्म उस पर वैलिड फिर नहीं रहेंगे। तो तनु विलयन के लिए, अब तनु विलयन के लिए अपन ये लिख सकते हैं कि तनु विलयन कब बनेगा, तब विलय की मात्रा, जो विलय की मात्रा है विलायक की तुलना में क्या हो जाएगी,
विलायक की तुलना में क्या हो जाएगी, बहुत कम। उसको अपन ऐसा लिख सकते हैं कि विलायक की तुलना में विलय के मोल बहुत ही कम है। तो इसको अपन क्या करते हैं, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन ये लिख सकते हैं, अतः NB प्लस Na बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, Na ही लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो क्या हो जाएगा, नेगलेट। तो देखो P नोट माइनस P अपॉन P, यहाँ पे क्या होगा NB और यहाँ पे क्या हो जाएगा Na। ये फॉर्मेट बन चुका है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब आगे चलो, और भी इसको सिंप्लीफाई करना है। मोल निकालना बता रखा है, जब भी सोल्व करोगे दोनों को मोल निकाल लो, पर इसको और सोल्व कर लो। मोल कैसे निकालते हैं, देखो ये अपन जानते हैं NB, इसका मतलब क्या है, विलय के मोल। लिख देता हूँ जिसको नहीं पता है, विलय के मोल। और विलय के मोल कैसे निकालोगे, NB का ग्राम में मात्रा WB या द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, बटा मोलर द्रव्यमान। ऐसे अपन निकाल सकते हैं Na विलायक के मोल, तो विलायक का ग्राम में मात्रा या फिर उसका द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, ऐसे निकाल सकते हैं। अब दोनों की वैल्यूज़ को आप रख लो कहाँ पे, फॉर्मूले में। तो ऐसा हो सकता है ना, P माइनस P अपॉन P नोट। तो यहाँ पे देखो क्या है, विलय के मोल, विलय के मोल क्या है WB अपॉन क्या है आपका MB, और इसके भी बटा में क्या है आपका इसके मोल। तो इसको आप लिख सकते हो WA अपॉन क्या लिख लोगे MB। अब देखो इसको आप अरेंज करोगे तो बटा में है, उल्टा होके ऊपर चला जाएगा। तो P अपॉन P, ये अपॉन ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा WB विलय का ग्राम में मात्रा है द्रव्यमान बटा विलय का मूल द्रव्यमान, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा MA अपॉन क्या हो जाएगा WA। ये आपका एक फॉर्मेट बन चुका है। इससे आपके न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे, इससे आपके न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। और न्यूमेरिकल्स कौन से हैं आपके, उसमें क्या पूछेगा, विलय का मोलर द्रव्यमान पूछ सकता है आपसे। विलय का दो ही न्यूमेरिकल्स बनेंगे आपके बोर्ड के हिसाब से, तो ये पूछ सकता है MB विलय का मोलर द्रव्यमान या फिर वाष्प दाब का आपेक्षित अवनमन। तो ये पूरा डेरिवेशंस था, अपन को जितनी नीड थी उसके अनुसार इसको मॉडिफाई करते हुए लेके गए हैं अपन। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। ये अपना टॉपिक रहा वाष्प दाब का आपेक्षित अवनमन। अब इस पे बात करेंगे अपन, न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं जो आपके NCERT बुक में दे रखे हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले देखते हैं, जो किस पे डिपेंड है, वाष्प दाब के आपेक्षित अवनमन टॉपिक से। तो देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल को सोल्व करने का तरीका आपको बता रखा है कि न्यूमेरिकल्स को अच्छे से ध्यान से रीड करो, और क्या पूछा गया है वो पूछा गया है उससे रिलेटेड कोई फॉर्मूलेज देखो, डायरेक्टली फॉर्मूले लगते हैं क्या, और उस फॉर्मूले में जो वैल्यूज़ काम आती हैं वो क्वेश्चंस में डायरेक्टली दी होंगी या फिर इनडायरेक्टली, मतलब किसी और दूसरी वैल्यू से कैलकुलेट कर सकते हैं अपन। तो बस उन वैल्यूज़ को रखना होता है और सोल्व कर लेना है, कैलकुलेट कर लेना है, आपकी वैल्यूज़ आ जाती हैं। बोर्ड में बिल्कुल ईजी न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके, बिल्कुल आसान। तो देखो इसको पढ़ते हैं अपन, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब इतना है। इसमें 0.5 ग्राम अवाष्पशील विलय पदार्थ अपन ने घोला है किसी में 39 ग्राम बेंजीन में, और बेंजीन का मोलर द्रव्यमान भी दे रखा है। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब इतना हो गया है। तो मोलर द्रव्यमान जो मैं आपको बता रहा था ना, ये वाला वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन का फॉर्मूला क्या था, P नोट माइनस P अपॉन P, और यहाँ पे क्या था WB अपॉन MB, गुणा में क्या था MA जो विलायक का मोलर द्रव्यमान, अपॉन में क्या था विलायक की ग्राम में मात्रा या फिर द्रव्यमान। तो ये फॉर्मूला था अपना। तो इस फॉर्मूले में पूछा क्या गया है अपन से, ये तो कहीं ना कहीं बाकी वैल्यूज़ दे रखी होंगी। तो देखो गिवन क्या क्या है, सॉल्यूशंस करते हैं। तो थोड़ा सा बोर्ड में है तो लिख के भी आना है आपको, थोड़ा सा सजाना है। तो गिवन क्या दे रखा है, सबसे पहले विलायक कौन है, देखो कौन है विलायक, बेंजीन, क्योंकि बेंजीन में घोला गया है। तो आप लिख सकते हो शुद्ध अवस्था में बेंजीन, और बेंजीन क्या है आपका विलायक। शुद्ध अवस्था में बेंजीन का वाष्प दाब ये आपको दे रखा है, कितना है शुद्ध अवस्था में बेंजीन का वाष्प दाब, और आप चाहो तो इसको ये लिख सकते हो P0। कितना दे रखा है ये यहीं लिख देता हूँ मैं, थोड़ा सा ध्यान दे लेना ना, कितना है देखो, चलो इधर 0.850 बार ये दे रखा है। अब इसमें अवाष्पशील विलय पदार्थ ये कितना मिला है, अवाष्पशील विलय पदार्थ, अवाष्पशील विलय जिसको अपन क्या लिखते हैं, ये मात्रा दे रखी है WB, कितना दे रखा है ये
0.5 ग्राम। इसके बाद में जो बेंजीन्स है आपका, जो विलायक है, विलायक का द्रव्यमान ये कितना दे रखा है आपको, WA ये भी दे रखा है, ये कितना है आपका 39.0 ग्राम। अब यहाँ पे देखो MA भी चाहिए, तो ये भी अपन लिख सकते हैं विलायक या फिर बेंजीन्स। बेंजीन्स का मोलर द्रव्यमान ये क्वेश्चंस में दे रखा है। बेंजीन्स का मोलर द्रव्यमान कितना है, MA कितना दे रखा है 78 ग्राम। 78 ग्राम दे रखा है। अपने पास क्या क्या हो चुका है, यहाँ पे देखो ये वैल्यूज हो चुकी हैं। अब इसमें एक और पॉइंट बता रखा होगा जो कहीं ना कहीं पी की वैल्यू, वो क्या है देखो, प्राप्त विलयन। मतलब अपन ने क्या लिया, बेंजीन्स लिया, उसमें अवाष्पशील विलय पदार्थ घोल दिया, घोलने के बाद में उसके वाष्प दाब में कमी हो रही है, मतलब वाष्प दाब अवनमन दे रखा है, वाष्प दाब अवनमन दे रखा है, वो कितना है, इतना हो जाता है। तो आप लिख सकते हो, ये ऐसा भी लिख सकते हो, अवाष्पशील या फिर प्राप्त विलयन, अवाष्पशील विलययुक्त विलयन। जो आपको विलयन प्राप्त हुआ है ना, उसका वाष्प दाब अपन लिख रहे थे P, केवल P, वो क्या है, कितना दे रखा है 0.845, और ये भी बार में वैल्यू दे रखी है, तो बार में ही निकालो, दाब का मात्रक होता है। अब ये सभी वैल्यूज इस फॉर्मूले में रख दो, फॉर्मूले में रखते हैं तो देखो P नोट अपन को दे रखा है, ये रहा 0.850, माइनस क्या करना है अपन को, P कितना है 0.845, डिवाइड P कितना दे रखा है, वही वैल्यू 85, पूरी वैल्यूज बार में है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो, आगे क्या दे रखा है यहाँ पे, WB भी दे रखा है, कितना है 0.5, और आगे MA ये भी दे रखा है, कितना है MA, बेंजीन्स का मोलर द्रव्यमान 78, डिवाइडेड बाई, और देखो क्या है आपका MB, तो आपसे पूछा ही गया है, ये तो आपसे पूछा गया है, और WA भी दे रखा है 39, कितना है 39, ये दे रखा है। इसको सोल्व आउट करोगे, 0.850 में से ये वाली वैल्यूज माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपका, कहीं ना कहीं 005, ये वैल्यू बचेगी, अपोन हो जाएगा आपका 0.850, और यहाँ पे आप इसको सोल्व आउट करोगे तो देखो 39 का सीधा ही भाग चला जाएगा, इसमें 2 बार 2 चला गया ना। अब 2 चला गया है तो यहाँ पे 5 दूनी 10, अरे 0.5 है यहाँ पे, 0.5 गुणा में 2, और यहाँ पे क्या है MB, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने से कहीं ना कहीं वैल्यूज आपकी, इसको भी आप पॉइंट से पॉइंट को उठा सकते हो, 5 का भाग इसमें देख के देखना, करीबन 170 बार जाएगा, तो ये वैल्यू जा सकती है 1/10, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, कितना होगा, 1 पॉइंट उठाना है, 10 आ गया, पॉइंट के बाद में 0 हट जाएगा, तो 1/MB। अब दोनों बटा में ही है, तो MB कितना आ गया, इसको इधर देख लो। अब आपका जो MB यही है विलय का मोलर द्रव्यमान, कितना आ गया 170 ग्राम मोल इनवर्स। यही क्या है आपका आंसर, ये क्या आ चुका है इसका आंसर। इतने इजी जो आपके NCERT बुक में दे रखा है ये, तो ये अपन ने सोल्व कर लिया है। अब इसको सेकंड को देखो, 500 ग्राम जल में 50 ग्राम सुक्रोज घोला हुआ है। अब इसको थोड़ा सा शॉर्ट में अपन लिख देते हैं, दे क्या क्या रखा है, 500 ग्राम जल में 50 ग्राम सुक्रोज घोला गया है, तो सुक्रोज कहीं ना कहीं क्या है आपका विलय, तो मैं सीधा लिख दूं यहाँ पे W विलय के बारे में लिखते हैं। चलो मैं इधर लिखूंगा विलय से रिलेटेड बातें, इधर लिखूंगा विलायक से, और विलयन की भी कुछ पॉइंट दे रखे होंगे तो वो भी अपन लिख लेंगे। तो विलय कितना है ग्राम में मात्रा, WB कितना दे रखा है 50 ग्राम, और क्या है ये आपका सुक्रोज, इसका मोलर द्रव्यमान भी कहीं ना कहीं अपन को लिख लेते हैं, MB कितना दे रखा है 342। आप निकाल सकते हो, 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं, एक ग्लूकोज का 180, तो उनमें से H2O भी बाहर निकलता है जब वो बॉन्ड बनाते हैं, तो कितना आ जाएगा 342। अब इसके बाद में विलायक क्या है आपका पानी, तो पानी की मात्रा कितनी दे रखी है, WA विलायक का द्रव्यमान कितना है या उसकी मात्रा 500 ग्राम, कहीं ना कहीं MAB काम आएगा, वो कितना हो जाएगा अपन निकाल सकते हैं, वाटर H2O है, अरे H2O ही तो है, इसके लिए निकालोगे हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, तो कितना आ जाएगा 18।
ये अपन निकाल सकते हैं। अब पूछा क्या है इसमें, देखो घोलने पर वाष्प दाब में अवनमन, तो सीधा ही पूछा है वाष्प दाब में अवनमन, ये पूछा है। क्या पूछा है, ये वाली वैल्यूज पूछी है, वाष्प दाब अवनमन। अपेक्षित अवनमन नहीं पूछा है, केवल ये वैल्यू पूछी है डेल पी, और इसको निकालने का पी नोट माइनस पी, यही तो था। और ये वैल्यूज आपसे पूछी गई है, कितनी कमी हुई। और आपको और क्या दे रखा है, विलायक शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, यदि 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध का वाष्प दाब, तो यहाँ पे विलायक है ना, शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब आपको दे रखा है, कितना है, इसका वाष्प दाब पी नोट दे रखा है, वो कितना है 23.8 mmHg में दे रखा है दाब। तो ये वैल्यूज रखनी है और ये निकालना है। फॉर्मूला क्या था अपना, डेल पी, यही था जो भी आप यूज करना चाहो, डेल पी अपॉन पी, ये लिख सकते हो डेल पी अपॉन पी नोट, या ऐसा लिख सकते हो ना, फॉर्मूला यही तो है अपना। तो ये तो क्या है, ये वैल्यू निकालनी है पी नोट माइनस पी, तो देखो पी नोट माइनस पी अपॉन पी, और यहाँ पे डब्लू एम बी गुणा में डब्लू, यहाँ पे एम ए और यहाँ पे डब्लू ए, ये पूछा गया है। तो इसको आप चाहो तो ये भी लिख सकते थे, डेल पी बराबर पी नोट माइनस पी, तो फॉर्मूला आपका ऐसे अपडेट हो सकता है ना। तो डेल पी अपॉन पी बराबर डेल पी अपॉन पी, यहाँ पे शुद्ध अवस्था में है ना, हाँ बेंजीन, ये पी नोट भी है ना, क्योंकि जो उसके वाष्प दाब में अवनमन और उसका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब का अनुपात होता है। ये हो चुका है। यहाँ पे अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे पी नोट आएगा और ये पे डब्ल्यू बी एम बी गुणा में एम ए अपॉन हो जाएगा डब्ल्यू ए। ये वैल्यूज़ आप रख लो यहाँ पे। देखो वैल्यूज़ में क्या है, डेल पी तो अपन को कैलकुलेट करना है, ये वाली वैल्यूज़ आप पी नोट कितना दे रखा है 23.8। आगे देखो डब्ल्यू बी कितना दे रखा है 50 गुणा में एम ए भी आपको दे रखा होगा 18, अपन ने कैलकुलेट कर लिया है 18 जल का मोलर द्रव्यमान। एम बी कितना दे रखा है यहाँ पे 50, कितना दे रखा है ये तो लिख लिया। एम बी क्या है, सुक्रोज जो विलय है उसका मोलर द्रव्यमान, तो कितना है 342, कितना है 342। और क्या है आपका डब्ल्यू ए, ये कितना दे रखा है 500 ग्राम, कितना दे रखा है 500 ग्राम। तो इन सब को आप सोल आउट करोगे, इन वैल्यूज़ को आप सोल आउट कर सकते हो, ये वैल्यू बाद में उधर चली जाएगी आपकी। तो सबको आप सोल्व करते हो तो कहीं ना कहीं ये 190 के आसपास इसको कट करोगे तो वैल्यूज़ आ जाएंगी आपकी, है ना 190, और फिर बाद में उसको उधर भेजोगे इसको कट करने पे, तो ये वैल्यूज़ आगे देखना, डेल पी इतना आएगा आपका, कहीं ना कहीं ये हो जाएगा आपका 23.3 अपॉन 190, और इसको सोल्व करोगे तो 0.125 mmHg। तो ये इसका आंसर आ गया। इस तरीके से अपन न्यूमेरिकल्स सोल्व करते हैं। सो ये अपना टॉपिक कवर होता है। नेक्स्ट लेक्चर्स में अपन पढ़ेंगे जो आपका क्वथनांक का उन्नयन या क्वथनांक उन्नयन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।